हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े थे शुरू के सेशन में। तो उस सेशन में हमने जो 4 फंक्शंस पढ़े थे मैनेजमेंट के, उनमें से एक के ऊपर डिटेल से हमने बात कर ली थी लास्ट सेशन में, प्लानिंग वाले पार्ट के ऊपर। तो जो ऑर्गेनाइजिंग वाला पार्ट है, उसको थोड़ा-सा मज़ीद एक्सप्लेन किया जाएगा इस चैप्टर के अंदर, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है, वो किन पैरामीटर्स पे बनता है, उसकी लॉजिक क्या होती है, वो क्यों बनाया जाता है। और दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हमने ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग से डिफाइन किया था। ऑर्गेनाइजिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन जिसमें हम अरेंज करते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं और ऑफ द वर्क टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल। दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। और इस ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन में हम बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, द फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जॉब्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन में जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल जो सेटिंग्स हैं उनको इस अरेंजमेंट में बना रहे हैं कि हम हर जॉब को विद इन ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट में फिट करने की कोशिश करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट या ऑर्गेनोग्राम होता है और हर ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें बना होता है कि सबसे ऊपर एमडी है, उसके नीचे डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, फिर फंक्शनल हेड्स हैं। तो इस तरह इसको ऑर्गेनोग्राम कहा जाता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल का स्ट्रक्चर होता है, उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशनल डिज़ाइन। तो स्ट्रक्चर की विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड ऑर्गेनोग्राम या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाने के काम को ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन कहा जाता है। कि जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना रहे होंगे या उसके अंदर चेंजेस कर रहे होंगे, तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन कहेंगे। तो ये 3-4 ऐसी इंटरलिंक्ड टर्म्स हैं जिनसे समटाइम कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो आपने याद ये रखना है कि ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन है जिसके अंदर हम वर्क का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और पर्पस क्या होता है, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम अरेंजमेंट ऑफ द जॉब्स कर देते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इस स्ट्रक्चर की विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाने की, उसके अंदर तब्दीली करने की एक्टिविटी को ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन कहा जाता है। ठीक है जी। डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये क्यों ज़रूरी होता है? इट डिवाइड्स, इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इट डिवाइड्स वर्क टू बी डन इनटू स्पेसिफिक जॉब्स एंड डिपार्टमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम जॉब्स के अंदर और स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देते हैं, असाइनिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल्स। किसके ज़िम्मे क्या होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिक्स कर देते हैं। और फिर कोऑर्डिनेट डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल टास्क। ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स एंटिटी, जिसके अंदर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। तो अगर वो किसी स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं होंगे, तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं होगी और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव नहीं होंगे। तो इस स्ट्रक्चर को बनाने का मकसद एक ये भी होता है कि तमाम डाइवर्स एक्टिविटीज़ को एक स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेटेड फैशन में इन प्लेस लगा दिया जाए। जैसे अगर किसी जगह पे एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, तो ये एक डाइवर्स काम है, मुख्तलिफ काम है एज कंपेयर टू सेलिंग दैट प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट को सेल करना इज़ अ डिफरेंट फंक्शन और उसको प्रोड्यूस करना इज़ अ डिफरेंट फंक्शन। तो ये कौन डिफाइन करेगा कि प्रोड्यूस किसने करना है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल किसने करना है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन किए जाने वाला काम है। Establish relationship among individual groups और डिपार्टमेंट्स। कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल ग्रुप्स और डिपार्टमेंट्स किस रिलेशनशिप के साथ एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड तरीके से काम करेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफाइन किया जाता है। फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, किसके पास क्या अथॉरिटी है। क्लासरूम में क्लास
किस क्लासरूम में क्लास होनी है या नहीं होनी, ये गार्ड नहीं बताएगा, ये कोई और बंदा बताएगा। तो सॉरी, हाँ राशिद साहब बताएं। एलोकेट एंड डिप्लॉय ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। तो ये स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा कि किसके पास क्या अथॉरिटी है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिफाइंड एंड एलेबोरेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आगे है जी वर्क स्पेशलाइजेशन। वर्क स्पेशलाइजेशन क्यों करना जरूरी होता है? जब आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसकी बेसिस क्या होती है, इसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन इसका पर्पस क्या होता है, स्ट्रक्चर बनाने का पर्पस क्या होता है? कि जो वर्क स्पेशलाइजेशन है, जिस बंदे का जो काम है वो काम वही करे, जिससे रेपिटेटिवली वो काम करते करते वर्क स्पेशलाइजेशन आ जाएगी और आउटपुट बढ़ जाएगी। एडम स्मिथ का कॉल आपको याद होगा, जो पहली क्लास में हमने बात की थी, कि जो डिवीजन ऑफ द लेबर है और वर्क स्पेशलाइजेशन है, इससे आउटपुट में 5,000 गुना इजाफा हो जाता है। तो वर्क स्पेशलाइजेशन इज के डिवाइडिंग वर्क एक्टिविटीज इनटू सेपरेट जॉब टास्क। प्रोडक्शन एक काम करेगा, प्रोडक्शन वाला बंदा, प्रोक्योरमेंट वाला अलग होगा, प्रोसेस वाला अलग होगा, पैकिंग वाला अलग होगा, सेल्स वाला अलग होगा, आफ्टर सेल सर्विस वाला अलग होगा। तो हमने पूरी जो वैल्यू चेन है किसी भी प्रोडक्ट की, उसमें तमाम एक्टिविटीज़ को सेपरेट जॉब टास्क के अंदर डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर एक जो इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है, इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट आता है, वो होता है इकोनॉमीज एंड डी इकोनॉमीज ऑफ द वर्क स्पेशलाइजेशन। एक ग्राफ है आपके सामने, इसको आप देखें कि जैसे जैसे आपकी वर्क स्पेशलाइजेशन फ्रॉम लो टू हाई जाएगी, उसी तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। जैसे जैसे वर्क स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एक बंदे के जिम्मे था कि उसने ये मार्कर बनाना है, मार्कर का कैप उसके जिम्मे था। एक बंदे के जिम्मे था कि इसके अंदर जो डलने वाली इंक है उसको उसने डालना है। तो सिमिलर काम करते करते उनकी जो प्रोडक्टिविटी है ड्यू टू स्पेशलाइजेशन ऑफ द जॉब, वो बढ़ती जाएगी। लेकिन एक वक्त पे आके वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह क्या होगी? कि ह्यूमन नेचर है कि उसको चैलेंज पसंद आता है, तब्दीली पसंद आती है। जो बोर्डम का एलिमेंट है, जो मोनोटनी का एलिमेंट है कि आप एक ही काम बार बार कर रहे हो, तो एक वक्त आएगा कि वो जो इकोनॉमीज ऑफ द वर्क स्पेशलाइजेशन है, जो बेनिफिट्स ऑफ द वर्क स्पेशलाइजेशन है, वो डी इकोनॉमीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। कि वर्क स्पेशलाइजेशन का एक टाइम ऐसा आएगा कि जब उस जॉब से वो बंदा थक जाएगा, बोर हो जाएगा, और उसके अंदर उसको कोई भी सेंस ऑफ पर्पस नजर नहीं आएगा। तो वर्क स्पेशलाइजेशन का एक नेगेटिव एलिमेंट ये भी है कि इसमें आपने बड़ा केयरफुली देखना होता है कि कब जाके कोई जो इकोनॉमीज ऑफ द वर्क स्पेशलाइजेशन हैं, ये डी इकोनॉमीज में कन्वर्ट हो रही हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हुए जो अगला हम काम करते हैं, वो करते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। द बेसिस बाय विच जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। डिपार्टमेंटलाइजेशन का क्या मतलब है? कि किस बुनियाद के ऊपर तमाम जॉब्स को ग्रुप किया जाएगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर डिपार्टमेंट बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। वन अप्रोच कुड बी कि आप क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनाएं। ए वर्क टीम कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम वेरियस फंक्शनल स्पेशलिटीज। ऐसी टीम जिसके अंदर डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट से लोग मिलके कोई टीम बनाएंगे, उसको क्रॉस फंक्शनल टीम कहा जाएगा। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन का पर्पस क्या होता है? कि आपने जॉब्स को ग्रुप करना है फॉर क्रिएटिंग द डिपार्टमेंट्स। और वन अप्रोच कुड बी कि आप क्रॉस फंक्शनिंग द डिपार्टमेंट्स, यू हैव टू डिसाइड द चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड ये होता है कि द लाइन ऑफ अथॉरिटी एक्सपेंडिंग फ्रॉम अपर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स टू लोएस्ट लेवल्स, विच क्लैरिफाइज हु रिपोर्ट्स टू होम। कि ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर से के नीचे तक का एक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ये डिफाइन किया होता है कि लाइन ऑफ अथॉरिटी में कौन बंदा किसको रिपोर्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड चेन ऑफ कमांड। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। चेन ऑफ कमांड में हम कहते हैं कि अब दिस इज लाइन ऑफ अथॉरिटी। तो व्हाट इज अथॉरिटी? द राइट्स
inherit in a managerial position to tell people what to do and expect them to do it. अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसी इनहेरेंट मैनेजेरियल पोजीशन, हर पोजीशन के साथ कुछ इनहेरेंट अथॉरिटी आती है, और अथॉरिटी इज द राइट टू टेल पीपल कि क्या करना है, कुछ कहने की अथॉरिटी ड्यू टू मैनेजेरियल पोजीशन, और फिर एक्सपेक्ट करना कि उसको उसी तरह से किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड अथॉरिटी। फिर 5 डिफरेंट ऐसे कॉमन फॉर्म्स हैं जिनको इस्तेमाल करके डिपार्टमेंटलाइजेशन की जाती है। ऑन द नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे कि फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन है। सबसे पहला जो फॉर्म है ऑफ द डिपार्टमेंट्स, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन व्हेन यू ग्रुप जॉब्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, अब उसके बाद आपने उसके नीचे ग्रुप कर दिया फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में कि एक मैनेजर इंजीनियरिंग है, एक मैनेजर अकाउंटिंग है, फिर मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग है, मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स है, फिर एक मैनेजर परचेज है। तो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स को इस तरह से ग्रुप कर दिया गया कि जिस एरिया का कोई बंदा है उसके फंक्शनल एरिया की वजह से आपने एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया। इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि सिमिलर काम करने वाले, सिमिलर स्पेशलिटी के लोग इकट्ठे होते हैं, और कॉमन स्किल्स और नॉलेज की वजह से इफेक्टिवनेस बेहतर हो जाती है। कोऑर्डिनेशन विद इन द फंक्शनल एरिया बढ़ जाती है, और फिर चूंकि एक फंक्शनल एरिया के ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो इन डेप्थ स्पेशलाइजेशन बन जाती है। लेकिन मसला ये होता है कि इसमें पुअर कम्युनिकेशन अक्रॉस द फंक्शनल एरियाज होती है कि अगर किसी और फंक्शनल एरिया के साथ इस टीम ने कम्युनिकेट करना है तो एक पुअर कम्युनिकेशन हो सकती है। और चूंकि एक डिपार्टमेंट के लोग हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं सम टाइम वो मद्देनज़र नहीं रहते, वो ओवरलुक हो जाते हैं। तो ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। दूसरी टाइप ये है कि जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दी जाए, जिसमें आप ग्रुप करते हैं जॉब्स को अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल रीजन के इलाके के हिसाब से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स बना दें। आपने वाइस प्रेसिडेंट सेल्स, एक सेल्स का सेक्शन है, उसमें आपने ये कहा कि सेल्स डायरेक्टर वेस्टर्न रीजन, फिर सर्दर्न रीजन, फिर मिड वेस्टर्न रीजन और फिर ईस्टर्न रीजन। तो सेल्स की टीम के जो फंक्शनल एरिया के अंडर बनने वाला डिपार्टमेंट था उसको आपने डिवाइड कर दिया इनटू द ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन। पॉजिटिव इसका ये होता है कि मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ द स्पेसिफिक रीजन्स, जिस रीजन की वो टीम होगी उसको वो बड़े इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर देगी। सर्व नीड ऑफ यूनिक ज्योग्राफिकल मार्केट्स बेटर, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन जैसे चेंज होती हैं तो लोगों की नीड्स भी चेंज हो जाती हैं। तो जो स्पेसिफिक नीड ऑफ द एरिया होगी वो उस रीजन की टीम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएगी। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि डुप्लीकेशन ऑफ द फंक्शन है। सेल्स की ही एक टीम है जो लाहौर की है, सेल्स की ही एक टीम है जो कि कराची की भी है, इस्लामाबाद की भी है, तो डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क हो रहा है। एक काम को, एक फंक्शन को एक ऑर्गेनाइजेशन में डुप्लीकेशन करके रेपिटेटिव तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे परफॉर्म किया जा रहा है। और इसमें भी जो मसला है वो यही हो सकता है कि सिंस इट इज़ अ फंक्शनल टीम तो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल हैं उनसे आइसोलेशन भी हो सकती है, वो ओवरलुक भी हो सकते हैं। द थर्ड टाइप इज प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन, जिसके अंदर आप प्रोडक्ट लाइन की बुनियाद के ऊपर डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। जैसे इसमें आपको नज़र आ रहा है कि मैस ट्रांजिट सेक्टर अलग बना दिया गया है, यूटिलिटी व्हीकल सेक्टर को अलग बना दिया गया है, रिटेल प्रोडक्ट के सेक्टर को अलग बना दिया गया है। तो जो प्रोडक्ट लाइंस को डील करने वाले डिपार्टमेंट्स हैं आप उनको ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइंस अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। अब इसमें अलाउ स्पेशलाइजेशन इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, इसका ये फायदा होता है मैनेजर्स कैन बिकम एक्सपर्ट इन देयर इंडस्ट्री। एक ही प्रोडक्ट लाइन में चूंकि वो काम कर रहा है तो उस प्रोडक्ट लाइन का वो एक्सपर्ट बन जाएगा। क्लोजर टू द कस्टमर है क्योंकि एक प्रोडक्ट लाइन है तो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन उसका ज़्यादा होगा। नुकसान फिर वही है कि डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क है कि एक प्रोडक्ट लाइन के लिए एक है डिपार्टमेंट और दूसरी प्रोडक्ट लाइन के लिए दूसरा डिपार्टमेंट है, तो सिमिलर फंक्शन के
दो आपने डुप्लीकेट फंक्शंस बना दिए। जैसे अगर एक प्रोडक्ट लाइन, जैसे हमने एंग्रो की बात की थी, एक एंग्रो का खाद वाला डिपार्टमेंट है, तो सेम स्ट्रक्चर वहां पे होगा, और एक जो फूड वाला बिजनेस है वहां पे होगा। नेस्ले का एक पानी का सेटअप अलग है, जो उसकी कैंडीज है, जो कन्फेक्शनरीज है उसका अलग है, जो योगर्ट है, जो इस तरह के पेरिशेबल फूड है उसका अलग है। तो इससे डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क हो रहा है। और जो अगला नुकसान है दैट इज कि ऑर्गेनाइजेशनल के जो गोल्स होते हैं समटाइम वो ओवरलुक हो जाते हैं, क्योंकि आप अपनी प्रोडक्ट लाइन के ऊपर फोकस होते हो। द नेक्स्ट टाइप कोड बी कि प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दी जाए, जिसमें आप ग्रुप करते हो जॉब्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और कस्टमर फ्लो, कि प्रोसेस कैसा है। प्रोसेस ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन की बुनियाद के ऊपर आप अपने डिपार्टमेंट्स बना देते हो। जैसे इसमें एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा होगा कि एक प्लांट सुपरिटेंडेंट है, उसके नीचे सेविंग का अलग है, प्लान उसका प्लानिंग और जो मिलिंग डिपार्टमेंट वो अलग है, असेंबलिंग अलग है, लिक्विजेशन और सैंडिंग का अलग है, फिनिशिंग अलग है, इंस्पेक्शन और शिपिंग का अलग है। तो बाज प्रोडक्ट लाइन ऐसी होती है कि जिसके अंदर जो वैरायटी ऑफ फंक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कपड़ा बनता है, कपड़े में पहले रुई में से धागा निकाला जाएगा, फिर धागे से कपड़ा बनेगा, फिर उसकी डाइंग होगी, फिर उसके ऊपर स्टिचिंग होगी, फिर फिनिशिंग होगी, फिर प्रेस किया जाएगा, फिर उसकी पैकेजिंग होगी, फिर सेल्स होगी। तो अगर तो इस प्रोसेस को आप अलग अलग डिपार्टमेंट से डिवाइड कर देते हो, तो इसमें आप क्या कर रहे हो कि जो प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बुनियाद के ऊपर आप डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हो। फ़ायदा इसका ये होता है कि आपका जो वर्क फ्लो है वो एफिशिएंट हो जाता है, कि एक ही काम है जो उस डिपार्टमेंट ने करना है, तो वर्क फ्लो बेहतर हो जाता है। और कैन ओनली बी यूज विद सर्टन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। नुकसान इसका ये है कि ये हर जगह नहीं किया जा सकता, सिर्फ उन जगहों पे किया जा सकता है जहाँ पे जो सप्लाई चेन है वो बहुत लंबी है। जैसे अभी हमने कपड़े की एग्जांपल ली, तो कपड़े में जो प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा लंबा है कि उसमें आपको प्रोसेस की बुनियाद पे कर सकते हो, हर जगह पे आप नहीं कर सकते। अगर कोई सीधी सी प्रोडक्ट बनानी है तो उसमें आप इसको नहीं कर पाओगे। फिर कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन, जिसमें आप ग्रुप करते हो जॉब्स को ऑन द बेसिस ऑफ यूनिक कस्टमर जिनकी कॉमन नीड्स होती हैं। इसमें आप देखो कि डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग के नीचे आपने रिटेल अकाउंट्स अलग कर दिया, होलसेल अलग कर दिया, और गवर्नमेंट अकाउंट अलग कर दिया, कि सेल्स का ही डिपार्टमेंट है, लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी कॉमन नीड्स हैं, रिटेलर है कुछ, उनके लिए अलग मैनेजर है, कुछ हमारे होलसेलर हैं, कस्टमर हैं हमारे, तो उन होलसेलर्स के लिए अलग, और कुछ हमारे जो कस्टमर हैं वो गवर्नमेंट है। जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होती हैं, एफएमसीजीज, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन अमूमन की जाती है। अब इस डिपार्टमेंटलाइजेशन में एक वर्ड हमने बार बार इस्तेमाल किया, दैट वाज ऑफ अथॉरिटी। तो जो अथॉरिटी है इसके लिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। इसका मतलब ये है द व्यू दैट अथॉरिटी कम्स फ्रॉम द विलिंगनेस ऑफ द सबॉर्डिनेट्स टू एक्सेप्ट इट। अथॉरिटी का मतलब ये नहीं होता कि मेरे पास ये अथॉरिटी है तो ये मेरा राइट है, इट इज अदर वे राउंड। एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी का मतलब ये कि अगर सबॉर्डिनेट मानेगा ही नहीं तो काहे की अथॉरिटी। तो अथॉरिटी इज कि आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन तो कर दी, लेकिन जब तक उसमें आपको जो रिपोर्ट करने वाले सबॉर्डिनेट्स हैं वो उस बात को मानेंगे ही नहीं, तो आपकी अथॉरिटी इज इररेलेवेंट। चेस्टर बर्नार्ड हैं जिन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी। उनके ख्याल में ये जो एक्सेप्टेंस है फॉर अथॉरिटी, इसमें ये कब काम करेगी, कंडीशंस क्या क्या होंगी। पहली कंडीशन ये है कि दे अंडरस्टैंड द ऑर्डर्स। जब किसी ने, आपके सबॉर्डिनेट ने आपकी अथॉरिटी को एडहेयर करना है, मानना है, तो सबसे पहले तो वो आपके ऑर्डर्स को समझे, फिर वो ये महसूस करे, दे फील द ऑर्डर इज कंसिस्टेंट विद द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस। आप उसको जो काम कह रहे हो ये ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस के साथ कंसिस्टेंट है। The third condition is the order does not conflict with their personal belief। हर बंदे का एक पर्सनल बिलीफ होता है, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए जो आपसे काम करवा रहे हो।
मतलब जुम्मे की नमाज के लिए एक बंदा जा रहा है और आप उसको कहो कि नहीं जुम्मे की नमाज तो तुम ना पढ़ो, हमने एक ऑर्डर पूरा करना तो पहले तुम ये कर लो। तो ये पर्सनल बिलीफ के साथ कॉन्फ्लिक्ट करने वाला जो ऑर्डर होगा, ये एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी में काम नहीं करेगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे बड़े इदारों में जो क्रिश्चियन स्टाफ होता है उसके लिए अलग से छुट्टी दी जाती है उनको, ईस्टर पे भी और क्रिसमस पे भी। तो ये क्या है कि हम ये ना हो कि हम ईस्टर वाले दिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इवेंट है तो उनके पर्सनल बिलीफ के साथ कॉन्फ्लिक्ट करने का ये बायस बन सकता है, आपने उनको उन दिनों पे छुट्टी देनी है। और दे आर एबल टू परफॉर्म द टास्क एज डायरेक्टेड, इतनी कैपेसिटी भी उनके अंदर होनी चाहिए कि जो आप उनको काम कह रहे हो, स्किल भी हो, रिसोर्सेज भी हो कि वो कर सकें। छोटी है तो अब उसकी जो प्री कंडीशन है वो पूरी होती है नहीं होती, क्लास पढ़ा, पाकिस्तान में ही होता है। अच्छा, अथॉरिटी में देर आर टू बेसिक डिवीजन ऑफ द अथॉरिटी, वन इज कॉल्ड लाइन अथॉरिटी एंड अदर इज स्टाफ अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी मीन्स authority that entails a managers to direct the work of an employee। किसी भी मैनेजर के पास वो अथॉरिटी जो उसको इस काबिल करती है कि वो किसी एम्प्लॉय को कहे कि ये तुम काम करो, दिस इज कॉल्ड लाइन अथॉरिटी। सेल्स मैनेजर ने अपनी सेल्स टीम को कहा कि सेल्स करके आओ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लाइन अथॉरिटी। द अदर इज स्टाफ अथॉरिटी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। पोजिशन विद सम अथॉरिटी दैट हैव बीन क्रिएटेड टू सपोर्ट, असिस्ट and to advise those holding the line authority। आपने एक मैनेजर सेल्स रख दिया कि आपने सेल्स बढ़ानी है, दिस इज द लाइन अथॉरिटी। अब आपने एक असिस्टेंट सेल्स मैनेजर रख दिया, क्यों? टू सपोर्ट एंड असिस्ट एंड एडवाइज टू परफॉर्म द लाइन अथॉरिटी, कि एक असिस्टेंट सेल्स मैनेजर होगा, उसके पास भी जो अथॉरिटी होगी उसको हम लाइन अथॉरिटी नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे दिस इज स्टाफ अथॉरिटी। कि लाइन अथॉरिटी को परफॉर्म करने के लिए जो सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है उसके नतीजे में जो अथॉरिटी बनती है दैट इज कॉल्ड स्टाफ अथॉरिटी। और अदर integral and important concept to understand for departmentalization and organizational structure is responsibility। अभी तक हम अथॉरिटी की बात कर रहे थे। द ऑब्लिगेशन और एक्सपेक्टेशन टू परफॉर्म एनी असाइंड ड्यूटी इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैनेजमेंट का वो असूल आपने हमेशा याद रखना है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर पॉजिटिवली को रिलेटेड, गो साइड बाय साइड। जितनी ज़्यादा अथॉरिटी होगी उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एंड वाइस वर्सा। जिसको आप जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे उसको उतनी ज़्यादा आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड में लाइन और स्टाफ अथॉरिटी की एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि जो बोल्ड लाइन है दैट रिप्रेजेंट द लाइन अथॉरिटी और जो डॉटेड लाइन है दैट रिप्रेजेंट द स्टाफ अथॉरिटी। एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जिसके नीचे 4 डायरेक्टर्स हैं। अब इनके दरमियान जो अथॉरिटी है दैट इज लाइन अथॉरिटी, लेकिन एक दरमियान में असिस्टेंट टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक बंदा है, तो असिस्टेंट टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रिलेशन विद द डायरेक्टर इज स्टाफ अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी और स्टाफ अथॉरिटी की समझ आ गई है? हमने पहले बात की थी चेन ऑफ कमांड की, एंड द अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ द कमांड। Unity of command is the management principle that each person should report to only one manager. This is called unity of the command. मैनेजमेंट का बुनियादी असूल ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिपोर्टिंग है एक बंदे की वो एक को होनी चाहिए। एक ऊपर मैनेजर हो, उसके नीचे बेशक 10 लोग हो, वो 10 के 10 उस एक को रिपोर्ट कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा साइमल्टेनियसली 2 बंदों को रिपोर्ट कर रहा होगा, तो दिस इज अगेंस्ट यूनिटी ऑफ कमांड। जो रिपोर्टिंग है, जो इमीडिएट सुपरवाइजर है आपका, वो एक होना चाहिए। इमीडिएट सुपरवाइजर के बाद एक एचओडी हो सकता है कि जो इमीडिएट सुपरवाइजर का भी बॉस है और आपका भी बॉस है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक बंदा एक ही टाइम पे 2 बंदों को रिपोर्ट कर रहा है। दिस इज नॉट यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल ये कहता है कि एक बंदा एक बंदे को रिपोर्ट करेगा, और वो जो ऊपर वाला एक है उसके नीचे हो सकता है नीचे 10 हो। और
The next is span of control. Span of control is the number of employees a manager can efficiently and effectively manage. एक बंदे की जो टोटल कैपेसिटी है टू मैनेज वेरियस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल, कि कितने लोगों को वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है, दैट विल बी डिफाइंड इन स्पैन ऑफ कंट्रोल। और जब भी आपने डिपार्टमेंट्स बनाने होंगे तो एक जो बहुत अहम सवाल है वो आपको एड्रेस करना होगा, दैट इज सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। Centralization is the degree to which decision making is centralized at the upper level of the organization. अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास तमाम राइट्स और इख्तियार हैं फैसला करने के, तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन है। ऑन द अदर हैंड डिसेंट्रलाइजेशन इज द डिग्री टू विच लोअर लेवल एम्प्लॉयज प्रोवाइड इनपुट और एक्चुअली मेक द डिसीजंस, कि जो लो लेवल के एम्प्लॉयज हैं उनसे इनपुट ली जाती है इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और एक्चुअली दे मेक द डिसीजन, या फैसला करते ही वो है। अब डिसेंट्रलाइजेशन से जो अगली चीज निकल के आती है दैट इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, कि अगर आपने लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लोगों को राइट्स देने हैं कि वो एक्चुअली फैसले कर सकें या इनपुट प्रोवाइड कर सकें फॉर द डिसीजन मेकिंग, तो आपको एम्प्लॉय एम्पावरमेंट करनी पड़ेगी। गिविंग एम्प्लॉयज मोर अथॉरिटी पावर टू मेक डिसीजन इज कॉल्ड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन और स्ट्रक्चर बनाते हुए एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर, एक क्रिटिकल फैसला ये भी करने वाला होता है कि इसमें आपने डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जिससे एम्पावरमेंट निकलेगी वो कितनी रखनी है। इसके कुछ एक कॉमन जो फवायद है या कॉमन जो कंपैरिजन है उसको भी देखा जा सकता है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में किन केसेस में आप मोर सेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इन्वायरमेंट स्टेबल है तो आप सेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं। लोअर लेवल मैनेजर्स आर नॉट केपेबल और एक्सपीरियंस एट मेकिंग डिसीजन एज अपर लेवल ऑफ मैनेजर्स, कि जो कैपेसिटी टू मेक डिसीजन है वो लोअर लेवल पे कम है। उसके बाद देखें डिसीजन के साथ एक चीज आती है अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर लो लेवल मैनेजर्स ये समझते हैं दे डू नॉट वांट टू से इन द डिसीजन, वो चाहते ही नहीं कि वो फैसला करें, क्योंकि जब आप फैसला करेंगे तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी आपके ऊपर आएगी। तो इस केस में भी आप सेंट्रलाइजेशन ज्यादा रखेंगे। फिर डिसीजंस आर रिलेटिवली माइनर, छोटे छोटे फैसले होते हैं, उस केस में भी आप सेंट्रलाइजेशन ज्यादा रखेंगे। या अगर ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग अ क्राइसिस और रिस्क है कि कंपनी फेलियर की तरफ चली जाएगी, इस केस में भी आप जो डिसीजन मेकिंग है वो सेंट्रलाइज रखेंगे। कंपनी इज लार्ज, कंपनी बहुत बड़ी है, फिर भी आप सेंट्रलाइजेशन ऊपर रखेंगे, मोर हैंड स्ट्रक्चर बनाएंगे। या इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कंपनी स्ट्रेटजीज डिपेंड ऑन द मैनेजर्स रिटेनिंग से वट एवर हैपन। अगर वो फैसला फायर बैक कर जाता है तो अगर लो लेवल ऑफ मैनेजर्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं तो वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो आप जो बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर रखेंगे। अगर तो टॉप मैनेजमेंट में किया है, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग है, तो कम लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करना आसान होगा। फिर कब आपको डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, व्हेन द एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड अनसर्टन, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है तो आपको ज़्यादा लोगों से इनपुट लेनी चाहिए। फिर या लो लेवल मैनेजर्स आर केपेबल एंड एक्सपीरियंस एट मेकिंग डिसीजन, और लो लेवल मैनेजर्स वांट टू हैव अ वॉइस इन द डिसीजन मेकिंग, डिसीजंस आर सिग्निफिकेंट, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस हैं। कॉर्पोरेट कल्चर इज ओपन एंड अलाउइंग द लोअर मैनेजर्स टू से इन व्हाट हैपेंस। कंपनी इज ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड, ज्योग्राफिकली बहुत दूर दूर उसके ऑपरेशंस हैं, तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन करनी पड़ेगी। तमाम मल्टीनेशनल्स में डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है। अब ये तो नहीं हो सकता कि पेप्सी ने यहाँ पे कोई प्रमोशनल कैंपेन चलानी है तो वो अमेरिका से फैसला आएगा तो फिर चलाएंगे। तो जाहिर है बड़ी कंपनी, लार्ज कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में आपको ज्योग्राफिकल डिस्पैरेट होने की वजह से
दूर दूर लोकेट होने की वजह से भी आपको डिसेंट्रलाइजेशन करनी पड़ती है। और अगर आप ये चाहते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटजीज है वो इन्वॉल्वमेंट के बगैर हो ही नहीं सकती, इस केस में भी आप डिसेंट्रलाइज अपना मॉडल रखेंगे। The next concept in the departmentalization and organizational structure is called formalization. Formalization ये होता है कि how standardized an organization's job are and the extent to which employee behavior is guided by rules and procedure. पुरानी जितनी जितनी ऑर्गेनाइजेशन होती जाएगी उसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन, रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनते जाएंगे और हर पुरानी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा फॉर्मलाइज होगी, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मलाइजेशन कम होगी। तो फॉर्मलाइजेशन इज कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन कितनी ज़्यादा है जॉब्स के हवाले से, एम्प्लॉय के बिहेवियर के हवाले से, और कितने ज़्यादा रूल्स एंड प्रोसीजर इम्प्लिसिट लिखे हुए मौजूद हैं। इसको जज करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के दो हिस्से कर सकते हैं। एक को कहते हैं मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन या मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर, और दूसरे को कहते हैं ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर या ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन। मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन दैट इज रिजिड एंड टाइटली कंट्रोल्ड। मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर कौन सा होता है ऑर्गेनाइजेशन का? जिसके अंदर टाइटली कंट्रोल्ड होता है और रिजिड होता है। रिजिड होता है जिद्दी, सख्त, हार्ड। और ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ए स्ट्रक्चर एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन दैट इज हाईली अडेप्टिव एंड फ्लेक्सिबल। इसको फिर कौन चीज डिटरमिन करेगी? जितनी ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जितनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसमें मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर होगा। जितनी नई ऑर्गेनाइजेशन होगी, जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसमें ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होगा ड्यू टू द साइज एंड द एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके कुछ जो की डिटर्मिनेंट फैक्टर है मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें ये होगा कि जिसमें आपको हाई स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड है, तो आपको मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जिसमें रिजिड डिपार्टमेंटलाइजेशन रिक्वायर्ड है, बाज़ जगह पे आपको रिजिड डिपार्टमेंटलाइजेशन रिक्वायर्ड होती है। अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल लेना कि आपको सपोर्ट स्टाफ, सिक्योरिटी, सफाई वाले और पढ़ाने वाले, इन तीनों चारों को अलग अलग बताना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि नहीं वो आज वो फलाना टीचर नहीं आया, सफाई वाला जाके पढ़ा ले, तो ये नहीं हो सकता। तो नेचर ऑफ द जॉब आल्सो इम्पैक्ट कि आपने रिजिड डिपार्टमेंटाइजेशन करनी है या नहीं करनी। क्लियर चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड क्लियर है, और नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल के नैरो है, बहुत कम लोग हैं जो एक बंदे को रिपोर्ट करते हैं, और सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगी। फिर आपने मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर बनाना है, और हाई फॉर्मलाइजेशन होगी। जैसे मैंने कहा था कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन पुरानी होंगी, बड़ी होंगी, उनमें फॉर्मलाइजेशन भी बढ़ेगी और उनका स्ट्रक्चर मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर होगा। ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर कब काम कर सकता है? जब क्रॉस फंक्शनल टीम्स आपको चाहिए, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स मिल के कोई नई प्रोडक्ट लाइन बना रहे हैं, तो अब आपको मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, अब आपको ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर चाहिए। और फिर जो क्रॉस हेरारिकल टीम्स हैं कि एक टीम है प्रोडक्शन से, एक सेल से, एक R&D से, एक पैकेजिंग से, तो आप क्रॉस फंक्शनल टीम जब आपने बनाई है तो आपको फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव डिज़ाइन चाहिए होगा। इस केस में भी आप ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है, स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। डिसेंट्रलाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में फैसले लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक आते हैं, और लो फॉर्मलाइजेशन है। नई ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मलाइजेशन इसमें भी कम होगी। मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मलाइजेशन भी ज़्यादा होगी, सेंट्रलाइजेशन भी ज़्यादा होगी, ऑर्गेनाइजेशन का साइज भी बड़ा होगा, और ऑर्गेनाइजेशन पुरानी भी ज़्यादा होगी। तो ये जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ द बिजनेस, एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इससे डिटरमिन होगा कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपने बनाना है या मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर बनाना है। वैसे ये बाय डिज़ाइन ही बनते जाते हैं, इसमें आपको कोई सोच समझ के एक डेलिब्रेट एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। छोटी ऑर्गेनाइजेशन, नई ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ही होगा, और पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन,
उसमें फॉर्मलाइजेशन भी ज़्यादा होगी, सेंट्रलाइजेशन भी ज़्यादा होगी और मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर ही होगा। अब उसे आगे एक बहुत ही जो पर्टिनेंट क्वेश्चन था जिसके ऊपर हमने एक पहले दफ़ा बात भी की थी, दैट इज कॉन्टीजेंसी फैक्टर, जो कि आपके स्ट्रक्चर की चॉइस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। पहला सवाल, पहला कॉन्टीजेंसी फैक्टर इज स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर। याद है क्या बात हुई थी? स्ट्रैटेजी शुड फॉलो द स्ट्रक्चर, और तो अब ये भी एक ऐसा अहम सवाल होगा जो कि स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हुए आपको देखना पड़ेगा कि आपका स्ट्रक्चर प्राइमरी इंपॉर्टेंस का है या स्ट्रैटेजी प्राइमरी इंपॉर्टेंस की है। जो चीज़ प्राइमरी इंपॉर्टेंस की होगी उससे फैसला होगा कि फॉर्मलाइजेशन होनी है, सेंट्रलाइजेशन होनी है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बनना है, मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर बनना है। फिर दूसरे जो दो फैक्टर हैं, दैट इज साइज, ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना बड़ा है, ये कॉन्टीजेंसी फैक्टर है जो कि चेंज होता रहता है, जो इवॉल्व होता रहता है, जो हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिफरेंटली इम्पैक्ट करेगा। और फिर जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है वो कौन सा है। तो ये तीन ऐसे कॉन्टीजेंसी फैक्टर हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द चॉइस टू मेक द स्ट्रक्चर, कि कौन सा स्ट्रक्चर है, उस चॉइस के ऊपर ये वाले जो फैक्टर्स हैं ये एज ए कॉन्टीजेंसी फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं। जो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है ऑन द स्ट्रक्चर, और टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आप सर्विस या प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं कि इस वक्त 4G और 5G आ गया, नहीं, वो टेक्नोलॉजी जो आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए बना रहे हैं, इसका भी इम्पैक्ट आता है आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के डिज़ाइन के ऊपर। पहला होता है कि यूनिट प्रोडक्शन आप करते हैं, कि यूनिट प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपनी सर्विस या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसका यूनिट छोटा है और जो बैच का साइज है वो स्मॉल है, इसका मतलब है आप यूनिट प्रोडक्शन करते हैं। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं ऑन द स्ट्रक्चर। दूसरा, कि आप मास प्रोडक्शन करते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ द आइटम्स इज लार्ज बैचेस। अगर आप लार्ज बैच के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन है वो बहुत बड़ा है, तो उसको हम कहेंगे कि आप वो जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज मैस प्रोडक्शन। और तीसरा इज प्रोसेस प्रोडक्शन। प्रोसेस प्रोडक्शन का मतलब ये है कि द प्रोडक्शन ऑफ द आइटम्स इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर के फैसले के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में फैसला करते हुए इस तीन तरह से इम्पैक्ट करेगी कि अगर आप यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैस प्रोडक्शन कर रहे हैं या प्रोसेस प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जो इंटेंसिटी, जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी होगी वो भी इम्पैक्ट करेगी कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का साइज कौन सा बनाना है। अब इसको मैप किया हुआ है अगली स्लाइड में हमने कि यूनिट प्रोडक्शन, मैस प्रोडक्शन और प्रोसेस प्रोडक्शन में कौन कौन से स्ट्रक्चरल करेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो ऑर्गेनिक, मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर आपकी एक प्रेफर्ड चॉइस हो सकती है। पहला जो स्ट्रक्चरल करेक्टरिस्टिक है दैट इज कॉल्ड लो वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन है, अगर लो हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन है, डिफरेंशिएशन है, या लो फॉर्मलाइजेशन है। इस केस में आपके लिए जो इफेक्टिव स्ट्रक्चर है दैट इज ऑर्गेनिक। अगर डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंशिएशन वर्टिकली भी लो है, हॉरिजॉन्टली भी लो है और फॉर्मलाइजेशन भी लो है, ठीक है, यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, differentiation in vertical and horizontal differentiation is low, formalization is low, तो आप ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर इस्तेमाल करोगे, वो मोर इफेक्टिव होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप मास प्रोडक्शन करते हो और जो वर्टिकल डिफरेंशिएशन है और हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन है वो मॉडरेट है या हाई है और फॉर्मलाइजेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा है, तो आपको मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, अगर प्रोसेस प्रोडक्शन होती है और वर्टिकल डिफरेंशिएशन हाई है, हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन लो है और फॉर्मलाइजेशन भी लो है, तो आपको ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना चाहिए।
तो impact of the technology for production of the goods is also impacting the structural design, considering कि आप किस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आपका क्या है, सिंगल यूनिट है, मैस प्रोडक्शन है या प्रोसेस प्रोडक्शन है. इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी एंड स्ट्रक्चर, जाहिर है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट करने वाला एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है जो कि इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं. तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत ही एडवर्सली या पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर के अंदर equally important element lies in the environmental structure या environment के अंदर वो एग्जिस्ट करते हैं. टेक्नोलॉजी है, कस्टमर है, कंपेटिटर है, ये तमाम एलिमेंट आपके इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. तो ये तमाम फोर्सेस जो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती हैं, ये भी फोर्स करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि वो कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेंगे. फिर देयर इज अ ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन. द नेक्स्ट स्लाइड शोज कि जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन है, ए सिंपल स्ट्रक्चर, एन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन विद लिटिल डिपार्टमेंटलाइजेशन, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एंड लिटिल फॉर्मलाइजेशन. ट्रेडिशनली जो सेठ कल्चर है पाकिस्तान में भी, उसमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन बहुत छोटी होती है, थोड़ी होती है, जिसके ज़िम्मे जो काम है. और इसका एक फ़ायदा भी होता है कि आपके टीम के अंदर अगर मुख्तलिफ लोग एक डिपार्टमेंट में काम करें तो उनको आप रीलोकेट करते रहेंगे, तो उससे तमाम लोगों की वो स्किल बन जाएगी. तो ट्रेडिशनल डिज़ाइन क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर बनाने का, कि लिटिल डिपार्टमेंटलाइजेशन करें आप, जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है उसको वाइड रखें, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रखें और फॉर्मलाइजेशन कम से कम रखें. पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम इम्प्लीमेंट करवाएं. और नेक्स्ट स्लाइड में इसकी जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं ट्रेडिशनल डिज़ाइन की, उनके ऊपर बात की हुई है कि जो स्ट्रेंथ है ये फास्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इनएक्सपेंसिव टू मेंटेन है, कोई खर्चा ही नहीं होता इसके ऊपर, और क्लियर अकाउंटेबिलिटी है. इसकी स्ट्रेंथ ये है ट्रेडिशनल डिज़ाइन की कि इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत क्लियर होती है. जबकि इसका जो वीकनेस है दैट इज़ कि अप्रोप्रिएट नहीं है कि जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर जाएगी, जब ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाएगी तो आपका ये जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन है ये नहीं चलेगा. और इसमें चूँकि डिपार्टमेंटलाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन लो होती है, तो आपकी जो डिपेंडेंस है ऑन अ पर्सन वो बढ़ जाती है, बंदों के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ जाती है. और वो बंदा जब छोड़ के जाता है तो देयर इज अ रिस्क कि जो रिलायंस है एक बंदे के ऊपर, उसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके ऊपर एडवर्सली इम्पैक्ट हो सकता है. तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल जो स्ट्रक्चर है, जिसको हमने सिंपल स्ट्रक्चर कहा, सिंपल डिज़ाइन का. फिर आप फंक्शनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फंक्शंस हैं इनकी बुनियाद के ऊपर अगर आपका स्ट्रक्चर है तो इसका एडवांटेज ये होता है कि कॉस्ट सेविंग होती है, ये इसका एडवांटेज है. स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाती है, इकोनॉमीज ऑफ द स्केल मिल जाती है. इकोनॉमीज ऑफ द स्केल के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि जब आप लार्ज वॉल्यूम में प्रोड्यूस करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट कम आती है. तो अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा तो इकोनॉमीज ऑफ द स्केल भी आपको मिल जाएंगे. मिनिमल जो डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क है ये मिनिमल होगी, कम से कम होगी. और सिमिलर एम्प्लॉयज आर पुट टुगेदर जिनकी सिमिलर टास्क है, तो इससे फंक्शनल एरिया की जो स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स हैं वो ज़ाहिर होते हैं. फिर इसकी जो डार्क साइड है, जो वीकनेस है वो ये है कि जो परस्यूट ऑफ फंक्शनल गोल्स कैन कॉज मैनेजमेंट टू लॉस साइट, कि उसका जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस है उसकी जो साइट है वो समटाइम लूज हो जाती है, वो हमें मद्देनज़र नहीं रखते हैं उसको. फंक्शनल स्पेशलिटीज बिकम इंसल्टेड एंड हैव लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वट एवर यूनिट्स आर डूइंग, वट अदर यूनिट्स आर डूइंग. कि चूंकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शनल एरिया की बुनियाद के ऊपर है, तो जो दूसरे फंक्शनल एरियाज काम कर रहे होंगे उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग इस स्ट्रक्चर में कम से कम होती है. फिर जो तीसरी टाइप हो सकती है ट्रेडिशनल डिज़ाइन में, दैट इज़ कि आप अपना डिविजनल स्ट्रक्चर बना लें. फोकस ऑन द रिजल्ट, क्योंकि डिविजन्स आपने अलग अलग कर दिए, ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिविजन्स को अलग कर दिया, तो आपका फोकस ऑन द रिजल्ट आ गया. डिवीजन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल
जो भी होता है प्रोडक्ट और सर्विस में, अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी एक्सप्लिसिट और बड़ी वाज़ेह है। जबकि नुकसान ये होता है कि इसमें डुप्लीकेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ होती हैं और रिसोर्स और कॉस्ट बढ़ जाती है और जो इनएफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपने हर डिवीज़न के लिए अलग-अलग स्ट्रक्चर चूँकि बनाया हुआ है। तो ट्रेडिशनल डिज़ाइन में हमने सिंपल स्ट्रक्चर को, फंक्शनल स्ट्रक्चर को और डिवीजनल स्ट्रक्चर को ब्रीफली देखा है। और अब हम देखते हैं कि इनकी डेफिनेशंस क्या है। फंक्शनल स्ट्रक्चर होता बेसिकली ये है कि एन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन दैट ग्रुप्स टुगेदर सिमिलर और रिलेटेड ऑक्यूपेशनल स्पेशलिटी। फंक्शनल एरिया के सिमिलर स्पेशलिटी वाले लोगों को इकट्ठा करके अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन बना देते हैं तो इसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहेंगे। और डिविजनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेपरेट और सेमी ऑटोनोमस यूनिट्स ऑफ डिवीजन। सेमी ऑटोनोमस होता है, ऑटोनोमस होता है आज़ाद, इंडिपेंडेंट। तो सेमी ऑटोनोमस यूनिट और डिवीजन की बुनियाद के ऊपर जब आप अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको डिवीजन कहा जाता है, डिविजनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो